नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं हूँ हर्ष। जब पहली बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, तो केवल मिट्टी ही नहीं भीगती, हमारे भीतर का कोई कोना भी अनायास ही भीग जाता है। और नवोदिता, ये वही तो क्षण है जब कविता जन्म ले लेती है। सौंधी महक में, छप छप करते पाँव में और भीगते पत्तों की चुप्पी में। हिंदी कविता की धरती भी इन्हीं बूंदों से हमेशा सिंचित होती रही है। बिल्कुल, और अनादि से वर्षा को जीवन दायिनी ऋतु के रूप में पूजा गया है। देर होने पर बादलों को अलग अलग रीतियों से मनाया जाता है। मसलन ऋग्वेद में उल्लिखित ओम यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्य एक प्रार्थना है जो हमारे जीवन को पोषित और समृद्ध करने का प्रयास है। और बारिश केवल एक ऋतु नहीं है, वो तो एक मन स्थिति है। बिल्कुल। प्रेम, वियोग, स्मृति और प्रकृति की सहचरी। हिंदी के कवियों ने इसे कभी प्रेमिका की पलक पर ठहरी बूंद की तरह देखा, तो कभी विरह की आंधी से पहले की शांति की तरह देखा। जैसे जायसी अपने महाकाव्य पद्मावत के षड ऋतु वर्णन में वर्षा ऋतु के बारे में कहते हैं, ऋतु पावस बरसे पीयू पावा, सावन भादों अधिक सुहावा, पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई। बादल, बिजली, पानी, पवन एक बार सब कोई, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खोई। कबीर की इन पंक्तियों में वर्षा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सामाजिकता का रूप ले लेती है। जहाँ एक और भक्ति काल में वर्षा का प्रतीकात्मक प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन की उत्कंठा के रूप में होता है, वहीं बाद के कवियों ने इसमें नितांत व्यक्तिगत भावनाओं की परछाइयां देखी हैं। और हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, बादल घिर आए गीत की बेला आई, बिजली की अलकों ने अंबर के कंधों को घेरा, मन बरबस ये पूछ उठा है, कौन कहां पर मेरा। वही महादेवी वर्मा के लिए वर्षा एकांत की सहचर है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरे मन को नहीं भाया। यहाँ बारिश की फुहार उनके अकेलेपन की अनुगूंज बन जाती है। बारिश का संबंध केवल कल्पना से नहीं, संघर्ष से भी रहा है। त्रिलोचन और नागार्जुन जैसे जनकवि वर्षा को कृषक की आंखों से देखते हैं, फसल, भूख और भविष्य की आशा के रूप में। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, फुर फुर उड़ी फुहार, अलक दल मोती छाए री, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजली गाए री, झरझर झरना झरे, आज मन प्राण सिहाए री, कौन जन्म के पुण्य की ऐसे अवसर आए री। वर्षा दिन एक ऑफिस। इस कविता में तो कुंवर बेचैन ने वर्षा के एक दिन को एक ऑफिस की दिनचर्या में बांध के एक रोचक उपमा दे दी है। जलती बुझती रही दिवस के ऑफिस में बिजली, वर्षा थी यूं अपने घर से धूप नहीं निकली, आज न आई आशुलेखिका कोई किरण परी, विहग लिपिक ने आज न खोली पंखों की छतरी, सी सी करती पवन पिच गई स्यात कहीं उंगली, वर्षा थी यूं अपने घर से धूप नहीं निकली। वही नवगीत, समकालीन कविता और गजलों में भी बारिश की प्रतीकात्मकता बदली है। अभी कभी महानगर की भीड़ में छाता संभालती लड़की है, तो कभी स्मृति में भीगता बचपन। यश मालवीय के गीत नींद में ही हो रही है कहीं बारिश को देखें, सांवले से रोशनी के हैं इशारे, हवा चलती पेड़ होते हैं उघारे, घाटियों से ही नदी का घर पुकारे, हर लहर शोला की है हर लहर आतिश, नींद में ही हो रही है कहीं बारिश। लड़कियों से झील झरने खेत हारे, फूल अपनी पत्तियों को आंख मारे, ओट में शर्मा रहे हैं गीत सारे, पढ़ रहे हैं सोबती का दिलो दानिश, नींद में ही हो रही है कहीं बारिश। शीन काफ निजाम साहब कहते हैं,
धूप बारिश की बरकतें मांगे, धूप बारिश की बरकतें मांगे, रहमतों की रियायतें मांगे, गर्म रातों से राहतें मांगे, शहर किससे खुली छतें मांगे। क्या बात है। और आज जब जलवायु परिवर्तन और असमय वर्षा की चुनौतियां सामने हैं, तो कविता का स्वर भी बदला है। कविता अब सवाल करती है, कहाँ गई वो पहली बूंद की मासूमियत। और गुलजार साहब के शब्दों में कहें तो गले न पड़ जाए सतरंगी, भीग न जाए बादल से, सावन से बचकर जीते हैं, बारिश आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है। साहित्य भारती के इस अंक में आइए इस धूप छाही यात्रा में हम सभी भीगे, मन से, शब्द से और संवेदना से। यूं तो अपनी प्रकृति, पर्यावरण से प्रेम और उसका सम्मान एक सतत भावना है, मगर कुछ ऐसे अंतराल और आयोजन होते हैं जहां इन बातों पर खासा जोर दिया जाता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी धारा में बनी रहें। वन महोत्सव एक ऐसा ही आयोजन है और साहित्य हमेशा से ही ऐसे आयोजनों में अपनी भूमिका अदा करता आया है। इसी क्रम में रुख करते हैं उत्कल भूमि ओडिशा का, जहाँ की साहित्यकार सुजाता शिवेन हमें ओडिया कविता में बिखरे हुए वन, नदी, प्रकृति और पर्यावरण के सरोकारों से हमारा एक परिचय करा रही हैं। प्रकृति उत्कला। ओडिशा, जो उत्कल और कलिंग के नाम से भी लोकप्रिय रहा है, वो श्री जगन्नाथ की पावन भूमि के साथ विराट समुद्र तट और प्राकृतिक सौंदर्य के चलते भी दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र रहा है। जाहिर है कि यहाँ के साहित्यकार अपनी रचनाओं में इस प्राकृतिक सुंदरता और उसकी लीलाओं का प्रचुरता में वर्णन करते हैं। ओडिया साहित्य की परंपरा लगभग 1000 वर्ष तक जाती है, जिसके आरंभिक काल से आधुनिक काल तक की ज्यादातर छवियां प्रकृति से ही ली गई है। ओडिया साहित्य की इस लंबी परंपरा में मनुष्य का जीवन प्राकृतिक और आध्यात्मिक था। तो प्रकृति उसके आकर्षण का केंद्र थी, उसका आधार भी थी और उसके कभी कभी दंड देने वाली भी थी, जैसे सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान और इनसे होने वाले कष्ट भी बाद में साहित्य के हिस्सा बने। बाद में औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था आया, उसमें ओडिशा साहित्य में भी आधुनिकतावाद आई, लेकिन प्रकृति यहाँ भी मौजूद थी। राधानाथ राय की चिलिका झील पर लिखी कविता क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। तो इसके कुछ पंक्तियां मैं पहले आपको उड़िया में सुनाऊंगी, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। उड़िया में वो लिखते हैं, उत्कल कमला विलास दीर्घिका, मराळ मालिनी नीलांभु चिलिका, उत्कल र तुही चारु अलंकार, उत्कल भुवने शोभार भंडार। यानी उत्कल लक्ष्मी विलास दीर्घिका, हंसों से भरी नीलांबू चिलिका, उत्कल की तुम सुंदर अलंकार, उत्कल प्रदेश का शोभा भंडार। और आगे जाते हैं, महानदी के बारे में भी आपको पता होगा, बहुत बड़ी नदी है उड़ीसा की और ये उड़ीसा का गर्व की भी बात है। तो पद्मश्री मायाधर मानसिंह जी ने महानदी में ज्योत्सना विहार के ऊपर में एक पूरी बहुत लंबी कविता लिखी थी। उसका मैं एक ही पद जो है आपको पहले उड़िया में सुनाऊंगी, उसके बाद हिंदी में। तो दूर बाही नाउरीर सरल संगीत, पवने आशई भासी नदी बक्ष परे, क्षेपणी आघाते देखो चंद्रिका रंजित, नदी बारी लक्ष्य रोप्य पुष्प सृष्टि करे। तो महानदी में वो नौका में विहार कर रहे थे। चांदनी रात थी, उसमें दूर से जो एक केवट था उसका एक संगीत हवा में तैरती हुई आ रही है और वो उसको सुन के मोहित हो रहे हैं और उसकी जो पतवार है पानी को काट रहा है, तो उस पानी में चांद की किरणें पड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल चांदनी जैसे लग रही हैं और जब वो छिटक रही हैं पानी की बूंदें, तो ऐसा लग रहा है कि लाखों चांदनी के जो छोटे छोटे टुकड़े वो बिखर रहे हैं। तो ये कितना सुंदर उनका वर्णन है प्रकृति को लेकर, कितना अच्छा वर्णन है। चांदनी रात में महानदी में आप विहार कर रहे हो और इतना सुंदर वर्णन। आजकल तो हम चांदनी को देख भी नहीं पाते हैं, चांद को देखना ही हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम इस कविता से ही चांद की इस तरीके की सुंदरता का उपभोग कर सकते हैं।
इस तरह से गंगाधर मेहर जी भी ने प्रकृति केंद्रित कविताएं बहुत लिखी हैं और उनकी प्रकृति के सौंदर्य और मानव जीवन पर प्रकृति का प्रभाव का वर्णन करते हैं। उनकी जो कविता एक है अमृतमय, वो प्रकृति को प्रतीक के रूप में लेकर अपने को अमृत सागर की बूंद मानकर बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो उस कविता को मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सुनाती हूँ कि मैं सचमुच अमृत सागर की एक बूंद हूँ। मैं सचमुच अमृत सागर की एक बूंद हूँ। सागर को त्याग कर मैं दूर आकाश में उठ गया था। अब नीचे आकर मैं अमृतमय प्रभाव में शामिल हो गया हूँ और आगे के सागर की ओर गति कर रहा हूँ। यदि पाप की गर्मी से मैं रास्ते में बाष्पित हो जाऊंगा तो बाद में ओस के रूप में मैं नीचे उतरूंगा। अमर प्रभाव के साथ मैं सागर में मिल जाऊंगा। तो कितनी अच्छी बात है कि वो बूंद बने हैं, फिर बादल बनते हैं और फिर बूंद बन के सागर में आ जाते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने अपने को अमृत की बूंद माना है। इस तरीके से कुंतला कुमारी साबत जी जो महिला लेखिका हैं उड़ीसा की और बहुत पुरानी लेखिका रही हैं और ज़्यादातर माना जाता है कि वो पहली कवि भी रही हैं, कवियत्री। उन्होंने शेफाली के प्रति यानी हरसिंगार के को संबोधित करते हुए कविता लिखा है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं पहले उड़िया में और फिर हिंदी में आपको बताऊंगी। केउ दूर तरु बरे फुटी अच्छी गोप ने भूरु भूरु गंध तोरो भासी आसे पवने बातायने पासे बसी चाहे निवेदित शशि हसी हसी सते उई आसे दूर गगने भावावेशे मुग्ध मुँह की मज्जी अच्छी स्वप्ने। तो शेफाली जब खिली है और रात को ही खिलती है, सुबह जैसे सूरज की किरण से वो मुरझा जाती है तो गिर जाती है, तो उसको एक कह रहे कि कहाँ तुम चुपचाप कहीं तुम गुप्त रूप से खिली हो, लेकिन तुम्हारी जो सुगंध है जो है वो पवन में हवा में आ रही है। मैं खिड़की के पास बैठ के जो नवोदित शशि मतलब अभी अभी जो उग रहा है चांद को मैं देख रही हूँ। वो जो है चांद हंसते हुए निकल रहा है और मैं भावमग्न हो गई हूँ। तुम्हारे खुशबू चांद का उगना और उसमें मैं मुग्ध होकर सपनों में जैसे खो गई हूँ। आगे मैं आपको अभी ये सब जो है मैं कुछ पुराने लेखक जो थे और उन्होंने जो कविताओं को लिखा, अब मैं कहूँगी कि अभी भी जो समकालीन लेखक भी हैं और कुछ समकालीन लेखक जो दिवंगत भी हो गए हैं, उनकी भी कविताओं में हमें इसी तरीके से प्रकृति का वर्णन मिलता है। और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित ओडिया कवि सीताकांत जी की कविता है पंछी अकेला। इन्होंने कई कविताओं में फूल, पेड़, पंछी, बरसात के जरिए प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बरसात कविता में उनका बचपन भीग रहा है और सूर्योदय कविता में सूर्य को संबोधित करते हुए उसे सहस्रासु, हे महाद्युति, हे जबा कुसुम, हे काशीपन नंदन कहते हुए उनके अंधेरे कोने को कब दूर कर उनके सीने के भीतर कब उगेंगे यह पूछ रहे हैं। जयंत महापात्र जी भी जो भौतिकी के प्रोफेसर रहे और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित कवि रहे, उन्होंने अपने पहले चंद्रभागा नाम के एक पत्रिका निकाली और उनकी एक कविता की पंक्तियां देखिए। यहाँ इस उदास घाटी में हल्के चांद के बहाव के नीचे लेटी हुई हवा के एक देवता की तरह बैठी है, नंगे सिर और जागी हुई। यह एक पल के लिए घास में एक पत्ते पर लटकी हुई है, उस सभी छिपी हुई उदासी को एकांत में ले जाती है। वनों पेड़ों के साथ मनुष्य का आदिम संबंध है और इसको भी बहुत खूबसूरत से दर्ज करते हुए सरस्वती सम्मान से सम्मानित पद्म भूषण रमाकांत रथ जी की कविता बगीचा में वो लिखते हैं। बगीचे में कितने पेड़, हरे पत्तों से सारे पेड़ भरपूर, हवा बहने पर पत्ते सारे डोलते हैं, उल्लास में या कांपते रहते हैं, चले आ रहे पीले सूखे खड़खड़ाते दिनों को देखकर कुछ दूरी पर। अब मैं आपको अपनी एक कविता पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जिसको मैंने नदी के बारे में लिखा है और नदी से हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। नदी के बिना हमारा शहर नहीं बसता है, तो कुछ उसी भाव को मैंने यहाँ व्यक्त किया है। नदी के मायने हैं खो जाना,
नदी के मायने हैं खो जाना समुद्र की गहराई में, नदी के मायने हैं लुप्त हो जाना पाताल में। नदी के मायने हैं सूखी एक लकीर बन जाना, नदी के मायने हैं जन बस्ती बसा लेना किनारे अपने। गढ़ लेना एक सभ्यता अपने आंचल में, नदी के मायने प्रगल्भा बन किनारा लांग तुम्हें छू लेने की कोशिश। प्रलयंकारी बन उत्ताल मत सब तहस नहस कर देना भी है नदी के मायने। सुधीर निर्झर कल कल नाद बहते पत्थर को तराश कर बना दे भगवान, नदी के मायने औरत भी है। और कुछ हाइकू है जो मैं कहना चाहती हूँ कि हाइकू में प्रकृति का वर्णन ही होता है। उसकी जो मूल भावना है वो प्रकृति ही होती है। प्रकृति को बिल्कुल ही उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रकृति हमको दिखती है, हम देखते हैं और जो महसूस करते हैं, उसी तरीके से ही वर्णना करना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा भाषा और बहुत ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक दो पहले उड़िया में बता देती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगी। बसंत दूत बसी आंब डालरे गाउछी गीत, यानी बसंत का दूत हम कोयल को मानते हैं। तो कोयल जो है बसंत आम के टहनी पे बैठ के गीत गा रहा है। नाही ठिकाना कुआड़ू आसे मेघ जाए कुआड़े, यानी जहाँ पता नहीं है उस तरीके से बादल पता नहीं कहाँ से आता है, उसका कोई पता नहीं रहता है कि वो कहाँ रहता है, और आता है और कहीं चला जाता है। तो बिल्कुल ही उस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं जैसा हम देखते हैं। तो हिंदी में ये है, चिड़िया चुगे दाना प्रेम में पगे आंगन मेरे, नदी की धारा बाधाओं को अपने बहा ले जाए। और एक वानगी है सूरज के लिए, सूरज नापे सड़क दिवस का सांझ को लौटे। इस तरीके से आप लोगों को कुछ प्रकृति और उड़िया साहित्य से जुड़े हुए कुछ बातें पता चली होंगी। और आज भी उड़िया कविताओं में प्रकृति अपनी सुंदरता के साथ में उपस्थित है और कहीं प्रतीकात्मक रूप में भी उपस्थित है। और ये बात हमें आश्वस्त करती है कि यह पृथ्वी प्रकृति के साथ ऐसे ही सुंदर बनी रहेगी। अभी आपने सुना वरिष्ठ साहित्यकार सुजाता शिवेन को। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। प्रकृति से उत्प्रेरित या उस पर आधारित भारतीय वाङ्मय की चर्चा हो तो दो नाम ऐसे हैं जो सायास ही दिमाग में आते हैं, महाकवि कालिदास और दार्शनिक भक्त कवि कबीर। सुनते हैं विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बालकृष्ण शर्मा को कालिदास की प्रकृति चेतना के विषय में। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति की दीप शिखा हैं। भारत का वाङ्मय कालिदास साहित्य के बिना अपूर्ण है और महाकवि कालिदास के साहित्य में समग्र भारत का, उसकी संस्कृति का ऐसा चित्र एकाकार हुआ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं सर्वमान्य हैं। इनमें 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंडकाव्य मेघदूत और ऋतुसंहार और 3 दृश्य काव्य या नाटक मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल सम्मिलित हैं। महाकवि कालिदास प्रकृति के भी अनन्य आराधक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। विद्वानों की एक परंपरा उन्हें प्रकृति का कवि भी कहती है। महाकवि कालिदास भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। महाकाल की नगरी में निवास करने के कारण यह एक सहज भी तथ्य है। महाकवि कालिदास ने अपने आराध्य भगवान शिव को अष्टमूर्ति शिव के रूप में देखा है। वे 8 मूर्तियां हैं, 5 महाभूत जिन्हें हम कहते हैं खम वायु ज्वलनो ज्वलम क्षितिः, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ये 5 सूर्य और चंद्र तथा यजमान। यजमान अर्थात वह व्यक्ति जो यज्ञ करता है, हवन करता है। इन 8 मूर्तियों में अपने आराध्य शिव को भगवान ने देखा है। ये 8 मूर्तियां प्रकृति का ही तो रूप हैं और यही कारण है कि उनकी सारी रचनाओं में प्रकृति के सभी उपादानों के प्रति उनका प्रेम, या कहें आज की भाषा में तो पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम हमें जगह जगह दिखाई देता है। और विशेष रूप से वृक्षों के प्रति उनका असाधारण अनुराग है। उनकी कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें वृक्षों के प्रति
उनका समर्पण भाव दिखाई नहीं देता। रघुवंश महाकाव्य में जब राजा दिलीप नंदिनी गौ की रक्षा करते हुए हिमालय की गुफा में पहुंचते हैं और वहां पर एक सिंह उन्हें दिखाई देता है जिसके साथ उनकी चर्चा होती है, तो वह सिंह अपना परिचय इस रूप में देता है कि मैं अष्टमूर्ति शिव का वह दास हूँ जिसे उन्होंने यहाँ इस सामने दिखाई देने वाले देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि पूर्व काल में एक हाथी ने जब इससे स्वयं को रगड़ा तो इसकी त्वचा निकल गई थी और उस घाव को पार्वती ने वैसे ही सहलाया था जैसे कि कार्तिकेय के शरीर पर किसी शत्रु सेना के प्रहार से उत्पन्न घाव हो। तात्पर्य यह कि शिव ने उसको अपना पुत्र माना है। यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करें तो वहां शकुंतला का प्रथम दर्शन ही हमें वृक्षों को सींचते हुए दिखाई देता है और वहां यह कहा गया है कि शकुंतला के धर्मपिता कण्व के लिए वे वृक्ष शकुंतला के समान ही उसके भाइयों के जैसे हैं। इसके अतिरिक्त उनका ऋतु संहार नाम का जो खंड काव्य है वह खंड काव्य तो पूरा ऋतुओं को ही समर्पित है। भारतवर्ष में जो 6 ऋतुएं हैं उन 6 ऋतुओं को कवि ने इतनी सूक्ष्मता से वहां रूपायित किया है कि वह उनके पर्यावरण प्रेम के गंभीर पक्ष को रेखांकित करता है। इसके साथ ही विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र नामक नाटकों में भी वृक्षों के दोहद की चर्चा है और उस दोहद चर्चा के माध्यम से वृक्षों के संवर्धन पोषण के प्रति महाकवि का आदर दिखाई पड़ता है। मेघदूत तो प्रकृति का ही काव्य है जहां मेघ को दूत बनाकर रामगिरी से अलका तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पूरे वर्णन में इस देश की प्रमुख नदियों का, पर्वतों का और प्राकृतिक संसाधनों का जो सूक्ष्म विवेचन है वह महाकवि कालिदास की उस पर्यावरण योजना को, पर्यावरण के प्रति उनके अनुराग को व्यक्त करता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर अरविंद त्रिपाठी कबीर की रचनाओं में प्रकृति की उपस्थिति के विषय में कहते हैं, कबीर हमारे पूर्वज कवि हैं जो प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को एकम एक मानते हैं। एक उनका दोहा है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखिए कि क्या बात है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। देखिए यहाँ प्रकृति का मानवीय इस्तेमाल है। प्रकृति कबीर के यहाँ अलग से नहीं है, उनके यहाँ जो है प्रकृति, पहाड़, नदियां, झरने, जितने भी अवयव हैं हमारे पर्यावरण के, वो सब मानवीय कारोबार से जुड़े हुए हैं। वह मनुष्य की चेतना से, मनुष्य की बेहतरी के लिए जुड़ी हुई है। इसलिए कबीर की जो प्रकृति मूलक कविताओं का जो निहितार्थ है वह इस बात में निहित है कि वह प्रकृति और मनुष्य को एक साथ जोड़ते हैं। वो प्रकृति को सादगी की दृष्टि से देखने की पक्षपाती, पर्यावरण को सादगी, प्रकृति को छेड़ो मत। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का मनुष्य से जो गहरा रिश्ता है उसके एक प्रस्थान बिंदु की तरह भक्तिकाल के दौर में उनकी कविता को प्रकृति के उपकरण के रूप नहीं, जीवन द्रव्य के रूप में स्थापित करते हैं। उनकी दृष्टि छायावादी कवियों या मध्यकाल के कवियों से अलग है। स्वरांश सौजन्य क्रमशः आकाशवाणी इंदौर और आकाशवाणी गोरखपुर। भारतीय साहित्य के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि रही प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार बानू मुश्ताक के कहानी संग्रह हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाना। ये पहला अवसर है जब कन्नड़ भाषा की किसी कृति को ये वैश्विक साहित्यिक सम्मान मिला है, और वो भी एक कहानी संग्रह के रूप में। इस संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भाष्टी ने किया है और ये पुरस्कार उन्हें भी संयुक्त रूप से दिया गया। हार्ट लैंप की कहानियां महिलाओं की जटिल भावनाओं, समाज में उनके स्थान और उनकी आंतरिक रोशनी को बेहद संवेदनशीलता से उजागर करती हैं। इन कहानियों में कन्नड़ संस्कृति की महक है और एक ऐसी सच्चाई है जो सीमाओं से परे जाकर पाठकों के दिलों को छू जाती है। इस उपलब्धि के साथ न सिर्फ बानू मुश्ताक का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमका है, बल्कि भारतीय भाषाओं की साहित्यिक शक्ति को भी
एक नया आयाम मिला है। बानो मुश्ताक और दीपा भाष्टी को इस सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। भारत की राजभाषा नीति सिर्फ प्रशासन की सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। 26 जून 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह ने इसी विचार को जीवंत रूप दिया और भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति के साथ उसके गहरे संवाद का प्रतीक भी बना। इस समारोह में देश की अग्रणी सांस्कृतिक संस्थाएं, साहित्य अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, प्रकाशन विभाग और काशी की ऐतिहासिक नागरी प्रचारणी सभा एक साथ पंक्तिबद्ध थी। उनके मंडपों में भाषा के माध्यम से भारत की विविधता, विचारशीलता और जीवंत परंपरा के दर्शन हुए। जीवन की ही तरह साहित्य की धारा में भी खुशी के साथ साथ गम के मौके भी आए। कन्नड़ के प्रख्यात कवि, नाटककार और अनुवादक H.S. वेंकटेश मूर्ति और उर्दू गजल की नर्म मिजाज आवाज इरशाद खान सिकंदर ने इस दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। कन्नड़ भाषा की साहित्यिक परंपरा को समृद्ध करने वाले H.S. वेंकटेश मूर्ति सिर्फ एक कवि ही नहीं, बल्कि संस्कृति के गायक थे। कन्नड़ साहित्य, शास्त्रीय नाट्य और लोक रंगमंच के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय है। वहीं उर्दू गजल को नई भाव भूमिया देने वाले इरशाद खान सिकंदर ने शायरी को एक गूंजता हुआ दिल दिया था। वे अपने शेरों में आम आदमी की टीस, जज्बात और तन्हाई को शालीनता से पिरोते थे, बिना शोर किए, दिल तक उतरने वाली सादगी के साथ। उनका एक शेर आज जैसे हमें यही कह रहा हो, एक उदासी थी, रात थी, हम थे। एक उदासी थी, रात थी, हम थे, और फिर हाजते खुशी न रही। भारतीय वाङ्मय की शाश्वत धारा में बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नानक सिंह, केदारनाथ सिंह के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। हर्ष रंजन और नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।